हक, किसका हक, कैसा हक? जी हाँ, अभी तक तो आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं. Our Bollywood is coming up with a film that's been making headline ever since its teaser drop. लीड रोल्स में है हमारे फेवरेट्स यामी गौतम एंड इमरान हाशमी. एक्टिंग लाजवाब, डायलॉग जबरदस्त, लेकिन सबसे खास है इसकी कहानी. लेकिन क्या यह सिर्फ एक कहानी है या यह कहानी जुड़ी है एक असल जिंदगी के फैसले से, एक ऐसा फैसला जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया. हेलो एवरीवन, आई एम हर्षित सिंह जादौन, योर मेंटर एट लॉपथ अकेडमी. And today we are deep diving into one of the historic judgments of Indian legal history, the Shah Bano Begum judgment of 1985. ये वो केस है, ये वो फैसला है जिसने संविधान और धर्म के बीच की चर्चा को एक जन्म दिया. It redefined not only the rights of Muslim women, but also reignited the debate between the Uniform Civil Code and the secularism in India. तो आइए चलिए और समझते हैं इस फैसले से जुड़े फैक्ट्स को, इश्यूज को और जजमेंट को, और क्यों शाहबानो का जजमेंट आज भी कानूनी और सामाजिक विचारों में गूंजता है. आप लोगों ने कई मूवीज देखी होंगी, कई मूवीज सुनी होंगी. ये मूवीज कैसे इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, हम डिस्कस करेंगे, राइट. और लॉ को समझने का आई थिंक कई मूवीज आपको ऐसी हैं जो लॉ पे बेस मिल जाएंगी, और लॉ को समझने के लिए, लॉ को अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए मुझे लगता है मूवीज के थ्रू समझना इज अ वेरी इजी वे टू अंडरस्टैंड. तो वही तरीका मैं आपके सामने आज लेके आया हूं. तो बेसिकली एक केस लॉ का नाम मैं लिख सकता हूं यहां पे, मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम. ये केस का टाइटल है. नाउ लेट्स डाइसेक्ट दिस केस लॉ. एक एक करके चलेंगे. फैक्ट्स पहले, इश्यूज, और उसके बाद उन इश्यूज पे कोर्ट का जजमेंट. तो फैक्ट्स इस तरह हैं कि अभी फॉर फ्यूचर पर्पस मैं इनको एज ए रेफर करूंगा और इनको एज एस रेफर करूंगा. तो दे बोथ गेट मैरिड. इन दोनों का निकाह 1932 में होता है, राइट. दे बोथ आर पेरेंट्स टू 2 sons और आई थिंक 3 sons एंड 2 daughters. ये 5 बच्चे थे, उसमें से 3 sons एंड 2 daughters. और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये जो मोहम्मद अहमद खान है, ये एक पेशे से वकील थे. ही वॉज एन एडवोकेट इंदौर में, मध्य प्रदेश. इन दोनों की शादी हुई 1932 में. शादी के 30-40 साल बाद अराउंड 1975 में ए ने एस को अपने मैट्रिमोनियल होम से निकाल दिया. तो ए थ्रू एस आउट ऑफ द मैट्रिमोनियल होम, घर से निकाल दिया, राइट. इसके बाद 1975 के बाद अप्रैल 1978 में ये जो इनकी वाइफ थी एस, शी फाइल्स एन एप्लीकेशन फॉर मेंटेनेंस की ये एप्लीकेशन लगाती हैं अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड. सिंस हम 1985 की बात कर रहे हैं तो उस वक्त सीआरपीसी ही चलता था. आज की तारीख में बीएनएसएस है हमारे पास, और वहां पे अगर आपको ये प्रोविजन देखना है तो वो 125 की जगह आप 144 रिफर कर सकते हैं, राइट. लेकिन ये तब जब आप बीएनएसएस पढ़ रहे हो. अभी क्योंकि हम इस केस लॉ की बात कर रहे हैं तो मैं अपने आप को 125 सीआरपीसी तक ही सीमित रखूंगा. तो 1978 में इन मोहतरमा ने एक एप्लीकेशन फाइल करी मेंटेनेंस की 125 के तहत सीआरपीसी में,
और एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन के तहत इनको 6 नवंबर 1978 के बाद, और जो इन्होंने एप्लीकेशन फाइल करी थी, इन्होंने बोला था कि मुझे महीने का 500 रुपए चाहिए मेंटेनेंस। और नवंबर 1978 में जो इनके हस्बैंड थे, इन्होंने डाइवोर्स दे दिया। राइट, तो आप ऊपर देखो 1975 में इन्होंने उस वक्त इन्हें सिर्फ घर से निकाला था, 1978 में आके इन्होंने इनको डाइवोर्स दे दिया। राइट, तो आपको याद रखना चाहिए कि ये फैक्ट्स कि 1975 में केवल घर से निकाला गया था, दैट वाज द टाइम व्हेन ए रिमूव्ड एस आउट ऑफ मैट्रिमोनियल होम। और फिर 1970 और उसी बीच अप्रैल 1978 में इन्होंने एप्लीकेशन फाइल करी है, और नवंबर 1978 में इनके हस्बैंड ने इनको डाइवोर्स दे दिया। राइट, और डाइवोर्स इर्रिवोकेबल था, और उनके हिसाब से डाइवोर्स था इर्रिवोकेबल। इर्रिवोकेबल, यहाँ पे अलग अलग तरीके के डाइवोर्स होते हैं मुस्लिम लॉ के अंदर। आपने सुना होगा तलाक हसन, ट्रिपल तलाक, तो वो डाइवोर्स था इर्रिवोकेबल, ट्रिपल तलाक, इन्होंने डाइवोर्स दिया। और उसके बाद उन्होंने बोला कि भाई अब मैं डाइवोर्स दे चुका हूं, और मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग मेरी कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है इनको मेंटेनेंस देने की। ठीक है, और बोला कि मैं ऑलरेडी इनको 2 साल से 75 में घर से निकाला था, उसके बाद से मैं ऑलरेडी इनको एट द रेट ऑफ 200 पर महीना के हिसाब से मेंटेनेंस दे रहा था। इसी के साथ मैं इनको 3,000 रुपए जो मेहर का अमाउंट होता है, मेहर को बोलते हैं हम डावर, ये भी डिपॉजिट करा चुका हूं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इद्दत। इद्दत कौन सा पीरियड होता है? इद्दत इज अ पीरियड ऑफ सेक्लूजन। इद्दत को कह सकते हैं एज अ पीरियड ऑफ सेक्लूजन। शादी के डाइवोर्स देने के बाद का 3 महीने का या 4 महीने का, उस पीरियड को बोलते हैं इद्दत। तो शादी करी, डाइवोर्स दिया, डाइवोर्स के 3-4 महीने तक जो इद्दत का पीरियड होता है, उसमें में जो 3,000 रुपए इनका मेहर था, इनका डॉवर था, इसको मेहर बोलते हैं, डावर बोलते हैं, वो भी इन्हें दे चुका हूं। तो मेरी अब कोई ऑब्लिगेशन नहीं है शाहबानो को, अपनी बीवी को मेंटेनेंस देने की। दैट वाज हिज आर्ग्यूमेंट। इसके बाद 1979 अगस्त 1979 में जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, वो ऑर्डर पास करते हैं कि भाई देखो, आपको मेंटेनेंस तो देनी पड़ेगी। ए विल हैव टू पे मेंटेनेंस टू शाहबानो एट द रेट ऑफ 25 पर मंथ, 25 रुपए महीने के हिसाब से मेंटेनेंस देनी पड़ेगी। इसके बाद, इस ऑर्डर के बाद जो शाहबानो है, अगस्त के बाद आई थिंक जो शाहबानो बेगम थी, वो इसका एप्लीकेशन लगाती हैं हाई कोर्ट में, एक एप्लीकेशन फाइल करती हैं कि ये जो मेरे हस्बैंड है मोहम्मद अहमद खान, इनका साल की 60,000 रुपए की इनकम है ईयरली। ये एप्लीकेशन लगाने के बाद कोर्ट इनकी जो मेंटेनेंस है वो 25 रुपए महीना से बढ़ा के 179.80 समथिंग पर मंथ कर देता है। अब इस ऑर्डर के बाद मोहम्मद अहमद खान सुप्रीम कोर्ट आते हैं, गोज टू सुप्रीम कोर्ट चैलेंजिंग दिस ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट। कि मेरी तो कोई ऑब्लिगेशन ही नहीं बनती है एज पर मुस्लिम पर्सनल लॉ। मैं अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है,
वो ऑलरेडी पूरी कर चुका हूं, इद्दत का पीरियड भी जा चुका है, अब मेरी मुस्लिम लॉ के हिसाब से कोई ड्यूटी नहीं बनती है। तो जब सुप्रीम कोर्ट ये केस पहुंचता है, तो सुप्रीम कोर्ट में जो इश्यूज होते हैं, व्हाट आर द इश्यूज इन्वॉल्व्ड, इश्यूज बिफोर सुप्रीम कोर्ट, 3 इश्यूज थे ब्रॉडली। पहला, that whether a Muslim woman, whether a Muslim woman invoke or use section 125 CRPC for maintenance. क्या एक मुस्लिम महिला 125 सीआरपीसी यूज करके मेंटेनेंस मांग सकती है? क्या 125 सीआरपीसी जो है वो एक मुस्लिम वुमेन को भी राइट देता है, या मुस्लिम वुमेन को सिर्फ और सिर्फ अपना जो मेंटेनेंस है वो अपने पर्सनल लॉ के अंदर ही मांगने का राइट है? क्या वो अपने मुस्लिम पर्सनल लॉ से बाहर हट के भी राइट मांग सकती हैं? क्या 125 उनको ये हक दिला सकता है? राइट, दैट वाज द फर्स्ट इशू व्हिच वाज इन्वॉल्व्ड। सेकंड, इज देयर एनी कॉन्फ्लिक्ट, इज देयर एनी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन CRPC and Muslim personal law? जो मेंटेनेंस का मुद्दा है, जो मेंटेनेंस का मुद्दा है, ये मुद्दा किसके थ्रू गवर्न करना है भाई? ये मुद्दा भाई मेंटेनेंस हम मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से समझें और दें, या मेंटेनेंस हम CRPC 125 के हिसाब से दें? किसके हिसाब से दें? जो एक मुस्लिम हस्बैंड है, जो एक हस्बैंड है जो कि मुस्लिम है, तो उसकी जो ऑब्लिगेशन है मेंटेनेंस देने की, वो कहाँ है? मुस्लिम पर्सनल लॉ के भी हिसाब से दे, फिर CRPC के हिसाब से भी दे। तो क्या कोई एंड है या देता ही रहे, या दोनों में कुछ कॉन्फ्लिक्ट है? कौन सा मानना है? एक माने लॉ, मुस्लिम लॉ माने, 125 माने, या दोनों माने और मानते रहे जीवन भर? कोई एंड है इस बात का? नहीं है। दैट वाज द सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन वाज very crucial one. What is the difference between meher and dower? I'm sorry, and maintenance. Meher इन दोनों में क्या अंतर है? डावर जिसको मेहर भी बोलते हैं और मेंटेनेंस में क्या अंतर है? या मेहर को ही मेंटेनेंस मानना है मुस्लिम लॉ में? जो डावर है, मेहर दे दिया एक बार का 3000 रुपए, उसी को मेंटेनेंस मान लिया जाए और बाकी और किसी भी तरह की मेंटेनेंस की मांग ना करी जाए? इज दिस द वे दैट वी हैव टू प्रोसीड? तो ये 3 कुछ सवाल है जो इस केस लॉ में डिस्कस हुए थे और इस मूवी में भी डिस्कस होंगे, एंड दैट इज द होल पर्पस ऑफ दिस मूवी। तो आइए हम एक एक करके कोशिश करते हैं इन केस लॉस को समझने की। राइट, पहला इशू जो था हमारा कि क्या 125 CRPC इज सेक्शन 125 CRPC applicable to Muslim women? क्या इन पे लागू है या नहीं है? तो कैसे है, कैसे बोला जा रहा है? दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इन द वेरी फर्स्ट इशू। राइट, इसके लिए थोड़ा बेयर एक्ट पे पढ़ लेते हैं चल के, ये बेयर एक्ट क्या बोलती है। तो आप, ये मैंने आपको के सामने जो CRPC खोला हुआ है, राइट, तो प्लीज कंफ्यूज ना करें, क्योंकि मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि 1985 का केस है, दैट इज द रीजन हमको ये CRPC रिफर करना पड़ रहा है। अगर आपको ये कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन BNSS में देखना है तो BNSS में आपको बता चुका हूं, इट इज 1
44 ऑफ BNSS। ठीक है, अब हमको देखना है कि जो 125 है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस लॉ में डिस्कस किया था, वेदर दिस 125 ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस, क्या ये मुस्लिम वुमेन पे अप्लाई होता है। तो हमको केवल इतना ढूंढना है कि भाई 125 अप्लाई किस पे हो रहा है, बस दैट इज द ओनली थिंग विच वी नीड्स टू अप्लाई, और व्हाट आर द कंडीशंस ऑन द बेसिस ऑफ विच अ वुमेन कैन इन्वोक 125, करेक्ट। तो ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस फॉर वाइव्स, ये जो आपकी मार्जिनल हेडिंग है, ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस फॉर वाइव्स, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। इफ एनी पर्सन हैविंग sufficient means neglects or refuses to maintain his wife who is unable to maintain herself, बस केवल इतना सा पोर्शन हमारे इस केस लॉ के लिए रिलेवेंट है। his wife refuses to maintain his wife unable to maintain herself, a magistrate of first class may upon proof of such neglect or refusal order such person to make a monthly allowance for the maintenance of his wife or such child, father or mother, at such monthly rate as such magistrate thinks fit, and to pay the same to person as magistrate may from time to time direct। अभी जो वाइफ यहां वर्ड लिखा हुआ है, इस वाइफ का कुछ मीनिंग भी दिया हुआ है। जी हाँ, जब आप इसकी पहली एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो यहां पे द वर्ड वाइफ हैज बीन डिफाइंड। वाइफ इंक्लूड्स अ वुमेन हु हैज बीन डाइवोर्स्ड बाय और हैज obtained a divorce from her husband and has not married and has not remarried। तो अगर आप इस सेक्शन को बाइफरकेट करो, इस सेक्शन को थोड़ा ब्रेक करने की कोशिश करो, तो ये सेक्शन केवल आपसे इतना बोल रहा है कि इफ देयर इज, अगर कोई पर्सन है जिसके पास सफिशिएंट मींस है, ए अहमद खान साहब, इनके पास अगर सफिशिएंट मींस है, राइट, और ये निग्लेक्ट करते हैं या रिफ्यूज करते हैं मेंटेनेंस देने के लिए, किसको, अपनी वाइफ को, और एंड वाइफ कौन सी है, वाइफ इज समवन हु इज अनएबल टू मेंटेन हरसेल्फ, वाइफ अपने आप को मेंटेन नहीं करने की क्षमता है किसी कारणवश, तो इस व्यक्ति को अपनी वाइफ को मेंटेनेंस देना पड़ेगा। और वाइफ कौन है, वाइफ हर वो महिला है जो कि डाइवोर्स्ड है, जिसने खुद से डाइवोर्स लिया है या उसको डाइवोर्स दे दिया गया है और उसने अभी तक दोबारा शादी नहीं करी, बस दैट इज द ओनली कंडीशन। इस सेक्शन में कहीं आपको दिखा कि वाइफ हिंदू होनी चाहिए, मुस्लिम ही होनी चाहिए, पारसी ही होनी चाहिए, सिख होनी चाहिए, क्रिश्चियन होनी चाहिए, नहीं। क्या इसमें लिखा है कि भाई केवल उन्हीं वाइफ्स पे अप्लाई होगा जो हिंदू है या क्रिश्चियन है या मुस्लिम है या पारसी है? ऐसा तो कहीं नहीं लिखा। ये हर उस वाइफ पे अप्लाई होगा जिसका डाइवोर्स हो चुका है, जो दोबारा शादी नहीं करी है, नॉट रीमैरिड, एंड इज अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ। डाइवोर्स्ड, अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ एंड हैज नॉट रीमैरिड, बस। This definition in itself is very clear in giving response to the question which we have imposed, which we have posed and which we are discussing, कि is 125 applicable? The definition of the word wife, wife का जो definition है, wife का जो definition है, that in itself is very clear and precise to infer that whatever the religion is professed by women
इज इममटीरियल। महिला का क्या रिलीजन है, क्या धर्म है, दैट इज समथिंग विच इज इममटीरियल, कोई मायने नहीं रखता 125 के एप्लीकेशन के लिए। 125 में मेंटेनेंस चाहिए, मेंटेनेंस देने से पहले महिला का धर्म रिलीजन देखना कोई आवश्यक नहीं है। क्या आवश्यक है? डाइवोर्स्ड होनी चाहिए, अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ, और अभी तक हैज नॉट रीमैरिड, बस। राइट, तो दैट इज द ओनली थिंग विच नीड्स टू बी सीन। मुस्लिम है, धर्म क्या है, हिंदू क्या है, कौन सा धर्म है, दैट इज इररेलेवेंट। राइट, तो बेसिकली दिस इज 125 जो प्रोविजन है, दैट इज अ पार्ट ऑफ अ क्रिमिनल कोड। ये बात हमको याद रखनी चाहिए। ये जो 125 है, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ एनी सिविल कोड। ये कोई हिंदू अडॉप्शन, हिंदू मैरिज राइट, हिंदू मेंटेनेंस और अडॉप्शन, उस तरह का लॉ नहीं है। ये कोई सिविल राइट्स की बात नहीं करता है, जो केवल एक पर्टिकुलर रिलीजन, पर्टिकुलर सेक्ट या कम्युनिटी की बात करेगा। दैट इज अ क्रिमिनल कोड ऑफ प्रोसीजर विच इज प्रोवाइडिंग यू, द पर्पस इज टू प्रोवाइड अ क्विक रेमेडी, द पर्पस इज टू प्रोवाइड अ समरी रेमेडी to the aggrieved, to the complainant, to the applicant. Right, that is the purpose. So a word that has been used for 125 by the Supreme Court, that such provisions are prophylactic in nature. 125 के तरह जो provisions होते हैं, these provisions are basically prophylactic in nature. इसका मतलब क्या है? That means they cut across the barriers of religion. ये जो provisions है, they are meant for doing social justice. जो मेंटेनेंस के प्रोविजन है, दे आर अ मैनिफेस्टेशन और एक्सटेंशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस विच इज मैनिफेस्ट इन आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सोशल जस्टिस के जो प्रोविजन है, दे आर अ मैनिफेस्टेशन या एक्सटेंशन ऑफ दिस प्रोविजन 15 सब क्लॉज 3। 125 प्रोविजन है, इसीलिए इसको एक प्रोफिलैक्टिक, एक सोशल जस्टिस के तहत प्रोविजन माना गया है। तो जो इस तरीके प्रोविजंस होते हैं, दे आर सपोज टू बी इंटरप्रेटेड वेरी ब्रॉडली, दे आर टू बी इंटरप्रेटेड इन अ वेरी पर्पसिव मैनर। प्रोविजंस लाइक 125, इनकी जो इंटरप्रिटेशन है, दैट शुड बी पर्पसिव इन नेचर। ये जो प्रोविजंस है, दे आर सोशियो बेनिफिशियल लेजिस्लेशन। तो जो प्रोविजंस, जो सेक्शंस सोशियो बेनिफिशियल लेजिस्लेशन होते हैं, उनका एम, उनका पर्पस ये होता है ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेनिफिट मिले। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को अगर आपको बेनिफिट करने की उद्देश्य से, इंटेंशन से आपने कोई प्रोविजन बनाया है, आप उसको नैरोली इंटरप्रेट नहीं कर सकते, केवल एक रिलीजन वाले को हम हेल्प करेंगे, केवल दो, केवल तीन नहीं। यू हैव टू इंटरप्रेट इट पर्पसली। उसका पर्पस तो फुलफिल करो, अदरवाइज इट विल बी इनफ्रक्चुअस, कोई फायदा नहीं। राइट, सो इसीलिए 125 whether it is applicable to Muslim women or not, the answer is yes. Right. इसके अलावा और रीजन कि सर आप ये तो आपने बता दिया, इसके अलावा भी जो आपने पूरी कहानी बताई, इसके अलावा भी क्या कोई रीजन है आपके पास कि आप मुझे बता सको कि ये भी एक रीजन है
देख के हम ये पता लगा सकते हैं कि ये प्रोविजन बहुत ब्रॉड है, बहुत पर्पसिव है, राइट, एंड दिस इज कटिंग बियॉन्ड रिलीजन, राइट। इसमें धर्म का कोई, जो सिविल लॉज है, जो पर्सनल लॉज होते हैं, उससे इस प्रोविजन का कोई लेना देना नहीं है। लेट मी टेल यू, लेट्स कम टू दी बेयर एक्ट वंस अगेन। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये मैंने मुस्लिम वाइफ की डेफिनेशन क्या बताई, एक वुमेन जो कि डाइवोर्स्ड है और हर हस्बैंड हैज नॉट रीमैरिड, बस इतना होना जरूरी है। और इसके साथ शी इज अनएबल टू मेंटेन हरसेल्फ, दैट इज द सेकेंड थिंग। इसके बाद इसी में एक प्रोविजन आता है कि इफ एनी पर्सन सो ऑर्डर्ड, जिस पर्सन को ऑर्डर किया है, फेल्स विदाउट सफिशिएंट कॉज टू कंप्लाई विद द ऑर्डर, such magistrate may for every breach issue a warrant for levying the amount due in manner provided for levying fines, and may sentence such person for whole or any part of each month's remaining unpaid execution. ये देखिए, provided further that if such person offers to maintain his wife on condition of her living with him, तो मजिस्ट्रेट साहब ने ऑर्डर पास कर दिया कि आप हर महीने उनको, अपनी वाइफ को इतना इतना अमाउंट देंगे, और हस्बैंड कहता है सर मैं इसको ये अमाउंट दे दूंगा, जैसा आप बोलते हो बिल्कुल दे दूंगा, जितना आप बोलोगे उतना दे दूंगा, जिस तारीख को बोलोगे उस तारीख को दे दूंगा, लेकिन मैं इसको तभी दूंगा जब ये मेरे साथ रहेगी। यही लिखा है, प्रोवाइडेड इफ सच पर्सन ऑफर्स टू मेंटेन हिज वाइफ, मेंटेन करूंगा, ऑन द कंडीशन ऑफ हर लिविंग विद हिम, शर्त यह है कि ये मेरे साथ रहेगी, ऑन द कंडीशन ऑफ हर लिविंग विद हिम, पैसा दे दूंगा, शर्त यह है कि ये मेरे साथ रहेगी। एंड शी रिफ्यूजेस टू लिव विद हिम, द वाइफ सेज नो आई विल नॉट, such magistrate may consider any grounds of refusal stated by her and may make an order under this section notwithstanding such offer, if he is satisfied there is just ground for so doing. The wife says I don't want to reside with my husband, तो मैजिस्ट्रेट साहब पूछेंगे क्यों नहीं रिसाइड करना है आपको, क्यों साथ में नहीं रहना है, क्यों मना कर रहे हो, और अगर उनको वो कारण, रीजन जस्टिफाइड लगते हैं, तो दोज ग्राउंड्स कैन बी आल्सो कंसिडर्ड। नाउ वी नो व्हेन वी टॉक अबाउट मुस्लिम पर्सनल लॉ, अंडर मुस्लिम पर्सनल लॉ एवरी हस्बैंड इज अलाउड टू कीप मोर देन वन वाइफ, दे कैन कीप अप टू 4 वाइफ्स, राइट। आगे चलते हैं, इस बात को ध्यान रखना। If a husband has contracted marriage with another woman, if a husband has contracted marriage with another woman or keeps a mistress, it shall be considered to be just ground for his wife refusal to live with him. The wife can say मुझे इसके साथ नहीं रहना। So if the Muslim personal law, अगर आप देखो 125, इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड 125, अगर आप कंसिडर करो एक मुस्लिम मैन, अ मुस्लिम मैन, ठीक है, ही हैज अ वाइफ, इसकी वाइफ है एस, ये बोलता है कि मैं इसको मेंटेनेंस दे दूंगा, ठीक है, 500 रुपए महीना चाहिए ये भी दे दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि एस मेरे साथ रहेगी, और ए की लेकिन एक और वाइफ है डब्ल्यू, एस बोलती है आई विल नॉट लिव विद ए। जज साहब पूछते हैं क्यों, तो एस बोलती है बिकॉज ए इज लिविंग विद W1, एक और मैरिज, सेकेंड मैरिज। तो मैजिस्ट्रेट साहब फैसला जो है वो एस के हक में देंगे। मैजिस्ट्रेट साहब बोलेंगे ए को कि आपको मेंटेनेंस देनी पड़ेगी, ग्रांट करनी पड़ेगी एस को, वो चाहे आपके साथ रहे या ना रहे। आप, यू आर अ मुस्लिम मैन, आपका पर्सनल लॉ बोलता है कि आप बिल्कुल 4 शादियां कर सकते हैं, आप करिए, लेकिन आप एस को कंपेल नहीं कर सकते कि मैं मेंटेनेंस तभी दूंगा जब ये मेरे साथ रहेगी। तो बेसिकली 125 सेक्शन सीआरपीसी का मुस्लिम पर्सनल लॉ को
इस सेगमेंट में ओवरराइड कर रहा है, राइट। मुस्लिम पर्सनल लॉ तो अलाउ कर रहा है एक से ज्यादा शादी, लेकिन 125 सीआरपीसी क्या कह रहा है, अगर एस बोलती है कि मुझे साथ नहीं रहना क्योंकि ये एक से शादी कर चुके हैं, इनकी एक और बीवी है, तो मजिस्ट्रेट साहब बोलेंगे ये बिल्कुल सही ग्राउंड है, बिल्कुल वाजिब ग्राउंड है। ए को बोलेंगे आप मेंटेनेंस दोगे, 500 रुपए दोगे, और एस भी आपके साथ नहीं रहेगी, आप जबरदस्ती नहीं कर सकते और मेंटेनेंस भी देनी पड़ेगी। आप नहीं बोल सकते कि मेरा पर्सनल लॉ अलाउ करता है, कोई बात नहीं, आपका पर्सनल लॉ आपके साथ रखिए, ये 125 सीआरपीसी है, ये आपका पर्सनल लॉ नहीं है, राइट। तो 125 सीआरपीसी इस कंटेक्स्ट में ओवरराइड कर रहा है पर्सनल लॉ को। तो 125 जब मैंने आपको कहा ब्रॉडली इंटरप्रेट करना है, पर्पसिवली इंटरप्रेट करना है, सोशियो बेनिफिशियल लेजिस्लेशन है, प्रोफिलैक्टिक नेचर का है, इट कट्स अक्रॉस ऑल रिलीजन, किसी रिलीजन के पर्सनल लॉ पे निर्भर नहीं है ये। तो दैट इज व्हाट आई मीन। अब आप समझे होंगे कि 125 का एम्बिट, जो 125 का एम्बिट है, स्कोप है, वो कितना बड़ा है, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आंसर हो गया पहले सवाल का, यस, दैट 125 इज एप्लीकेबल ऑन मुस्लिम women who is divorced, unable to maintain herself and has not remarried. Next, is there a conflict between, is there a conflict between CRPC and Muslim law, Muslim personal law? आपका मुस्लिम पर्सनल लॉ ये बोलता है कि लेट्स सपोज ए शादी हुई एस से, 1932 में शादी हुई, 1975 तक चलो साथ थे, राइट। तो तब तक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोलता है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोलता है हस्बैंड की ऑब्लिगेशन है, ड्यूटी है एस को मेंटेन करना, ठीक है। 1978 में ए डाइवोर्स कर देता है एस को, तो मुस्लिम लॉ बोलता है कि ए की ड्यूटी है मेंटेनेंस देना टू एस टिल द टाइम ऑफ इद्दत, डाइवोर्स के 3-4 महीने बाद तक। चलो इद्दत का पीरियड भी निकल गया, नाउ एस, ठीक है, तो इद्दत पीरियड एक्सपायर्स। अब सवाल आता है, भाई शादी तक ड्यूटी थी, बहुत बढ़िया, शादी के बाद डिवोर्स के इद्दत तक ड्यूटी थी, बहुत बढ़िया, अब इद्दत का पीरियड खत्म हो गया, पैसे भी खत्म हो गए, सवाल आता है नाउ हु विल मेंटेन एस। इसका जवाब मुस्लिम पर्सनल लॉ देता ही नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या बोल रहा है, शादी तक कर रखी है, शादी में मेंटेन करना है, डाइवोर्स दे दिया तो इद्दत तक मेंटेन करना है, इद्दत के बाद पैसा खत्म हो गया, अब कौन मेंटेन करेगा, इसका जवाब ही नहीं दिया है, इसका जवाब ही नहीं दिया है कि एक हस्बैंड की ड्यूटी इद्दत पीरियड के बाद क्या है। हस्बैंड की ड्यूटी इद्दत तक बता रखी है, शादी में मेंटेनेंस दो, शादी के बाद इद्दत तक मेंटेनेंस दो, इद्दत के बाद हस्बैंड को क्या करना है कुछ नहीं पता। मुस्लिम पर्सनल लॉ हैज नो आंसर टू दिस, राइट। दैट इज व्हाट हैज बीन कंटेंडेड। ऐसा ये उस जजमेंट में जब आप पढ़ेंगे वहां पे आपको लिखा मिलेगा। वहां पे आता है आपका इसके बाद वाली स्टेज पे, अब क्या होगा शाहबानो बेगम का, इसका जवाब आता है आपके पास सीआरपीसी पे 125, राइट। तो मैरिज, डाइवोर्स,
इद्दत, ये आफ्टर इद्दत, पोस्ट इद्दत पीरियड। तो अगर आप इस ग्राफ को देखें तो यहां से लेके यहां तक मेंटेनेंस की ड्यूटी, जिम्मेदारी हस्बैंड पे। हस्बैंड हैज द ड्यूटी, ऑब्लिगेशन। इसके बाद ऑब्वियसली तो ये और दोनों, दे बोथ आर ऑपरेटिंग, बोथ द लॉज आर ऑपरेटिंग, ये वाला और ये वाला, दे आर ऑपरेटिंग ऑन डिफरेंट फील्ड्स, डिफरेंट एरिनाज। तो कॉन्फ्लिक्ट कैसे हो सकता है? कॉन्फ्लिक्ट तब होता जब यहां कहीं बीच में सीआरपीसी घुस रहा होता। यहां पर तो सीआरपीसी की दिक्कत ही नहीं है, तब तक तो ऑब्लिगेशन मुस्लिम पर्सन लॉ बता ही रहा है मेरी है। लेकिन इद्दत के बाद भी तो यार ये कोई महिला है, शादी नहीं कर रही है, तो पैसा तो खत्म होगा। कब तक चलेगा इद्दत का पैसा भाई? कब तक चलेगा आपका मेहर का पैसा? कब तक चलेगा डावर का पैसा? कब तक चलेगा 500 रुपए 200 रुपए महीना? राइट? उसके बाद क्या? द आंसर इज सीआरपीसी 125 एंड दीज आर टू डिफरेंट डोमेन्स, टू डिफरेंट फील्ड्स, टू डिफरेंट एरिनाज। तो कॉन्फ्लिक्ट होने का कोई सवाल ही नहीं होता। जब दो लॉज अलग अलग डोमेन में अप्लाई हो रहे हैं, जब दो लॉज अलग अलग डोमेन में काम कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, देयर इज नो पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो ये कहना कि दोनों में कॉन्फ्लिक्ट है, दैट इज नॉट ट्रू, दैट इज नॉट द केस एट ऑल। राइट? नाउ बात ये आई कि हस्बैंड ने बोला, थर्ड इश्यू पे हम चल रहे हैं, यहां पे डिफरेंस बिटवीन मेहर एंड डावर, मेहर एंड मेंटेनेंस, सॉरी, डिस्कस करना है। लेकिन इसके डिस्कस करने का बैकग्राउंड क्या है? जो अहमद खान थे हस्बैंड, हमारे इमरान हाशमी साहब, उनका ये कहना था कि मैंने 1975 में इनको घर से निकाल दिया था, बेदखल कर दिया था। उसके बाद से मैं अगले 2 साल तक 200 रुपये महीना इनको पैसा दे रहा था, और 3,000 रुपये जो इनका मेहर बनता था, डावर बनता था, वो भी इनको दे रहा था, मैं डिपॉजिट कर चुका हूं। तो एज पर 127(3) सब क्लॉज बी, 127 सब क्लॉज 3, क्लॉज 3 सब क्लॉज बी, मैं इनको इनका अमाउंट पे कर चुका हूं एंड मेरी कोई भी ऑब्लिगेशन अब नहीं बची। 127(3) क्या बोलता है, आइए देख लेते हैं। उसके बाद समझेंगे रेलेवेंस ऑफ डिफरेंशिएशन बिटवीन, क्या डिफरेंस है मेहर में, मेंटेनेंस में, और वो रेलेवेंट क्यों है इस केस लॉ के लिए। वन 127 ऑल्टरेशन इन अलाउंस। जो मेंटेनेंस किया था उसमें ऑल्टरेशन लानी है, कम, ज्यादा, बहुत कम, खत्म, क्या करना है मेंटेनेंस का? जो ऑर्डर पास कर दिया था, बढ़ाना है, कम करना है, खत्म कर देना है, दैट इज व्हाट यू मीन बाय ऑल्टरेशन। राइट? तो ऑन प्रूफ ऑफ अ चेंज इन सर्कमस्टांस ऑफ एनी पर्सन हस्बैंड और वाइफ receiving under section 125 a monthly allowance for maintenance or interim maintenance, or ordered under the same section to pay a monthly allowance for maintenance to his wife, child, father or mother as the case may be, magistrate may make such alteration, change कर सकता है as he thinks fit in allowance for the maintenance or interim maintenance as the case may be. That is a brief outlook. अब आते, when the order has been made under 125 in favor of a woman, 125 में फेवर ऑफ अ वुमेन ऑर्डर हैज बीन पास्ड, हु हैज बीन डाइवोर्स्ड
or has obtained divorce from her husband, the magistrate shall, if he is satisfied that woman has been, तो magistrate अगर satisfied है that woman has been divorced by her husband and that she has received what? Received what? Whether before or after the date of the said order, the whole of the sum which under any customary or personal law applicable to the parties was payable on such divorce, cancel such order. तो अगर मजिस्ट्रेट साहब ने एक ऑर्डर पास कर दिया था 125 के अंदर कि एक इंसान अहमद खान अपनी बीवी को, पत्नी को इतना 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 रुपए देंगे, उसके बाद उनके मजिस्ट्रेट साहब के सामने ये बात आती है, उनको ये बताया जाता है, उनके सामने ये मुद्दा आता है कि जिस पर्सनल लॉ से ये लोग गवर्न हो रहे हैं उस पर्सनल लॉ के मुताबिक जो पैसा विच वॉज पेबल ऑन डाइवोर्स बाय द हस्बैंड टू द वाइफ वो दे चुके हैं, वो दिया जा चुका है, वो पैसा वाइफ को दे चुके हैं, जो 3,000 जो अहमद खान कह रहे हैं मेहर डिपॉजिट कर चुके हैं, तो फिर मेंटेनेंस का ऑर्डर जो 125 में पास हो चुका है उसको कैंसिल करना पड़ेगा, राइट। तो ये जो वर्ड लिखा है कस्टमरी और पर्सनल लॉ, ठीक है, हैज रिसीव्ड द होल ऑफ सम 3,000, तो ये जो 3,000 रुपए जो अहमद खान थे, इनके हस्बैंड थे, उन्होंने बोला कि सर हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ में, हमारा जो पर्सनल लॉ है, द हस्बैंड अहमद खान कह रहे हैं हमारा जो पर्सनल लॉ है उस लॉ के अकॉर्डिंग जो अमाउंट पेबल ऑन डाइवोर्स था, जो कि 3,000 रुपए था, हमारे कस्टमरी लॉ के हिसाब से जो मेहर देना होता है विच इज पेबल ऑन डाइवोर्स, वो मैं पूरा का पूरा होल ऑफ दैट सम अपनी बीवी शाहबानो को दे चुका हूं। तो मेरे अगेंस्ट ये 179.80 का जो आपने ऑर्डर पास किया है, ये क्यों किया है? जो यहाँ पे लिखा है कस्टमरी लॉ, पर्सनल लॉ, जो मेहर होती है 3,000 रुपए की विच इज पेबल ऑन डाइवोर्स, मैं पूरा दे चुका हूं, तो अब आप वो ऑर्डर कैंसिल क्यों नहीं कर रहे? मेरी ऑब्लिगेशन नहीं है, इद्दत एक्सपायर हो चुका है, राइट। दैट इज व्हाट दी हस्बैंड सेड। अब कोर्ट ने कहा क्या, हमारे लिए जरूरी है, कोर्ट ने क्या कहा, आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग क्या है, आप लोग भी पढ़िएगा, राइट। डू रीड दी प्रोविजन, डू रीड दी सेक्शन। कोर्ट ने बहुत वेरी ब्यूटीफुल इंटरप्रिटेशन आई वुड से जो इस केस लॉ में कोर्ट सामने लेके आया। कोर्ट ने बोला कि देखिए दो चीजें हैं आपकी, यहां पे हम बात कर रहे हैं मेंटेनेंस की, आप बात कर रहे हैं मेहर की। आप कह रहे हैं मैंने अपना मेहर दे दिया, डावर दे दी, और कोर्ट कह रहा है मेंटेनेंस देनी है। तो मोहम्मद अहमद खान साहब, क्या आपके हिसाब से मेंटेनेंस और मेहर एक ही चीज है? क्या दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है? तो कोर्ट ने दोनों में डिफरेंस बताया। कोर्ट ने बोला कि मेहर जो चीज होती है और या डावर होता है is a something which is a mark of respect for the wife। मेहर आप दे रहे हैं तो वो एक मार्क ऑफ रिस्पेक्ट है वाइफ के लिए। प्रोवाइड दैट इज समथिंग विच गिव्स स्ट्रेंथ टू द मैरिज। आप जो दोनों को इक्वेट कर रहे हैं, जो दोनों को बराबर समझ रहे हैं, पहले दोनों में फर्क समझिए, राइट। तो मेहर जो आप देते हैं ना, वो एक मार्क ऑफ रिस्पेक्ट होता है वाइफ के लिए, वो आपके मैरिज की स्ट्रेंथ दर्शाता है, वो एक तरीके की फाइनेंशियल सिक्योरिटी होता है वाइफ के लिए, वो एक तरीके का हस्बैंड के ऊपर डेटरेंट इफेक्ट काम करता है, एक ऑब्लिगेशन होती है। डिटरेंट इफेक्ट कैसे? कि उसको पता होगा कि भाई अगर मैं 4 शादी करूंगा, 3 2 करूंगा, तो मुझे हर वाइफ को देना पड़ेगा, तो उसको पता होना चाहिए क्या वो फाइनेंशियली इतना केपेबल, इतना एबल है
क्योंकि अगर 4 करी शादी तो फिर चारों को मेहर देना पड़ेगा। फिर आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने तो एक बार दे चुका हूं, नो, सबको देना पड़ेगा। तो जो मुस्लिम वुमेन है वो भी सोचेगा कि दैट दिस इज समथिंग, लेट्स नॉट डू इट इफ आई एम नॉट फाइनेंशियली सो मच केपेबल। दूसरा, इसका ओरिजिन देखिए ना, दोनों का ओरिजिन, दोनों ओरिजिनेट कहां से कर रहे हैं। मेहर दिया जा रहा है एज दी, इसका ओरिजिन देखोगे, ओरिजिन इज मैरिज, शादी। इसका ओरिजिन क्या है, दैट इज अ लीगल ऑब्लिगेशन ऑन द हस्बैंड, राइट। इफ यू सी एट द ओरिजिन, अगर आप इनके ओरिजिन की बात करें, पॉइंट ऑफ ओरिजिन की, तो मेंटेनेंस का ओरिजिन कहां से आ रहा है कि हस्बैंड के पास सफिशिएंट मींस है लेकिन वो निग्लेक्ट कर रहा है या रिफ्यूज कर रहा है अपनी वाइफ को मेंटेन करने के लिए। तब कोर्ट आपसे बोल रही है मेंटेनेंस देने को, आपको आपकी लीगल ऑब्लिगेशन बताई जा रही है, और आप इसको मेहर से इक्वेट कर रहे हैं। अरे मेहर तो इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ मैरिज। मेहर, डावर कोई डाइवोर्स का कॉन्सिक्वेंस थोड़ी है। डाइवोर्स का कॉन्सिक्वेंस तो मेंटेनेंस है। मेहर हो सकता है कि भाई यू आर, आप मेहर डाइवोर्स के बाद या डेथ के बाद आप देना चाह रहे हो, लेकिन उसका ओरिजिन तो शादी है। मेहर देने का जो आपके ऊपर ऑब्लिगेशन आई वो किस वजह से आई, क्योंकि आपने शादी करी। मेहर इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ मैरिज, मेहर इज नॉट अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ डाइवोर्स। वो आपकी इच्छा है कि आप मेहर दोगे डाइवोर्स के बाद। एक होता है चीज का ओरिजिनेट करना, एक होता है आप दे कब रहे हो। तो ओरिजिनेट तो शादी के वक्त किया ना, जिस वक्त आपने निकाह किया उस वक्त मेहर आया ना, उस वक्त आप ड्यूटी बाउंड हुए ना मेहर देने को। आप डाइवोर्स के वक्त थोड़ी हुए। वो तो आपकी इच्छा है कि भाई हाँ मैं ओरिजिनेट ड्यूटी बाउंड तो शादी के वक्त, निकाह के वक्त ही हो गया था, लेकिन मैं अब दे डाइवोर्स में रहा हूं। तो आप ये थोड़ी बोलोगे कि मेहर आपने, मेहर इज पेबल ऑन डाइवोर्स। मेहर इज नॉट पेबल ऑन डाइवोर्स। मेहर इज समथिंग विच इज पेबल ऑन द डेट ऑफ निकाह, ऑन द डेट ऑफ मैरिज। वो आप ऐसा कर रहे हो, आपने अपने इच्छा अनुसार डाइवोर्स के बाद दिया है। तो आपने कब दिया उससे हमें मतलब नहीं है, उससे हमें रेलेवेंस नहीं है। आपकी ड्यूटी तो निकाह वाले दिन ही आ गई थी मेहर देने की। तो हाउ कैन यू से मेहर और मेंटेनेंस सेम है। मेहर होता है शादी का और निकाह का कॉन्सिक्वेंस। मेंटेनेंस होता है आपके निग्लेक्ट करने का, सफिशिएंट मींस होने के बाद भी उसका कॉन्सिक्वेंस। तो मेहर और निकाह को आप कंपेयर नहीं कर सकते। तो जो 127(3)(b वहां पे शब्द लिखा हुआ है, 127, ये जो आप प्रोविजन की हेल्प ले रहे हो, इस सेक्शन की आप जो हेल्प ले रहे हो, आपको ये बात समझनी चाहिए कि ये जो वर्ड लिखा है पेबल ऑन डाइवोर्स, आपको ये समझना चाहिए कि ये किस बात की कह रहा है। समथिंग विच इज पेबल ऑन डाइवोर्स, ये उस अमाउंट की बात कर रहा है, ये उस अमाउंट की बात कर रहा है जो किसी कस्टम या पर्सनल लॉ के हिसाब से तब पेबल होता है जब आदमी किसी को डाइवोर्स देता है। क्या मेहर का ओरिजिन डाइवोर्स है? क्या मेहर आपको डाइवोर्स के वक्त देना होता है? क्या मेहर इज अ रिजल्ट ऑफ अ डाइवोर्स? नो, मेहर इज नॉट पेबल ऑन डाइवोर्स। मेहर इज एन ओरिजिन, मेहर इज अ रिजल्ट, इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ निकाह। वो हो सकता है कि मैं ये चूज करूं अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा अनुसार मैंने सोच के बैठा हूं कि हाँ मैं दूंगा डाइवोर्स के वक्त, या जब होगा अगर तब दूंगा। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि मेहर देना पड़ रहा है डाइवोर्स की वजह से। नहीं, मेहर तो शादी का नतीजा है, मेहर डाइवोर्स का नतीजा थोड़ी है। तो मेहर इज समथिंग विच इज नॉट पेबल ऑन डाइवोर्स। आप ये नहीं कह सकते कि जो 3,000 का अमाउंट आप दे रहे हो वो आपके पर्सनल लॉ से दे रहे हो विच इज पेबल ऑन डाइवोर्स। ये 3,000 वर पेबल ऑन मैरिज। ये 3,000 इज अ रिजल्ट ऑफ निकाह। आप ये 3,000 दे के
अपनी ऑब्लिगेशन पूरी नहीं कर सकते मेंटेनेंस की। मेंटेनेंस दूसरी चीज है, मेंटेनेंस है आपके पास सफिशिएंट मींस है, फिर भी आप निग्लेक्ट कर रहे हो अपनी वाइफ को, who is unable to maintain herself। 125 सीआरपीसी को 125 सीआरपीसी को इन्वोक करने के ग्राउंड्स क्या है? देयर इज अ हस्बैंड who has sufficient means and that husband neglects or refuses to maintain his wife, and the wife is unable to maintain herself, and wife explanation के हिसाब से कौन है? Any woman who is divorced and has not remarried। These are the conditions मेंटेनेंस की। इसमें कहां मेहर फिट आ रहा है, कहां डावर फिट आ रहा है, जो आप दोनों को इक्वेट कर रहे हो? अपने 3,000 रुपए देके मेंटेनेंस की ऑब्लिगेशन पूरी कर रहे हो। मैंने तो मेंटेनेंस दे दी, अरे मेहर दिया तुमने यार, डावर दिया है तुमने, मेंटेनेंस नहीं दी है। मेंटेनेंस इज समथिंग डिफरेंट, यू कैन नॉट इक्वेट। मेहर इज द रिजल्ट ऑफ निकाह, इज द रिजल्ट ऑफ मैरिज, इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ मैरिज। Maintenance is a result of breach of your obligation, breach of your duty. That is the difference between maintenance and meher. How can you equate both of them? Meher is something which is not payable on divorce. Meher is something which originates on the day of your nikah, not divorce. So, आप 3,000 रुपए देके 127 सब क्लॉज 3, 127 क्लॉज 3 सब क्लॉज बी का सहारा लेकर अपनी ऑब्लिगेशन को ओवरराइड नहीं कर सकते। दे टू आर डिफरेंट थिंग्स। तो लास्ट में जस्ट टू समराइज, जस्ट टू सम अप द 3 इश्यूज, तो 125 सीआरपीसी बोला गया, दिस इज एप्लीकेबल टू women, to Muslim women who are divorced। करेक्ट। दूसरा क्या बोला गया? दैट देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मुस्लिम पर्सनल लॉ एंड सीआरपीसी। बोथ ऑफ देम ऑपरेट और फंक्शन इन डिफरेंट डोमेन्स, डिफरेंट एरिया, डिफरेंट डोमेन्स। कोई क्लैश का मतलब बनता ही नहीं है। एंड तीसरा, यू कैनॉट इक्वेट मेहर विद मेंटेनेंस। ये दोनों अलग चीजें हैं। मेहर देकर, डावर पे कर आप अपनी मेंटेनेंस की ऑब्लिगेशन से हाथ नहीं छोड़ सकते कि मैंने मेहर दे दिया अब मैं मेंटेन नहीं करूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। दोनों अलग चीजें। सो दीज वर द 3 थिंग्स दैट वर हेल्ड बाय दिस। तो दोस्तों, दिस वाज द शाहबानो केस। एक फैसला जो कानूनी से ज्यादा सामाजिक इनकलाब बन गया। इट रेज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल क्वेश्चंस दैट कैन पर्सनल लॉ ओवरराइड द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड दिया एक संदेश कि न्याय का कोई मजहब नहीं होता। जस्टिस ट्रूली नोज नो रिलीजन। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब द लॉ पथ अकेडमी चैनल्स, और in the comment box do tell us which is the next landmark judgment which you want us to cover। तो अगली बार जब आप इस मूवी के ट्रेलर को देखें तो याद रखिए कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये थी एक हक की लड़ाई, a fight that started in the courtroom and echoed in every household। So do watch this movie is releasing this 7th of November 2025। मैं हर्षित सिंह जादौन, आपका मेंटर एट लॉ पथ अकेडमी, मिलूंगा बहुत जल्द आपसे फिर से लाइफ, लॉ और सिनेमा के कनेक्शन को समझने में और महसूस करने में आपकी हेल्प करने। टिल देन कीप ग्रोइंग, कीप क्वेश्चनिंग एंड कीप लर्निंग। जय हिंद।